हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करके आप सभी को इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, वो कितने नंबरिंग हमें मिले हुए हैं। एक तो होते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, जो हम पहले वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और एक होती है आपकी ड्यूटीज़, जो हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी होती है कि वो उनको फॉलो करे। लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि अगर आपके जो राइट्स हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी भी अदर पर्सन या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ऑफिसर के थ्रू, तो आप उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा कर के आप अपील दायर कर सकते हो, कंप्लेन दायर कर सकते हो। बट अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो मौलिक कर्तव्यों को लेकर के आप प्रॉपर रूप से किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ जा कर के आप कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकते, यानी कि पूरी तरीके से ये न्याय योग्य नहीं है। जो मौलिक अधिकार है वो पूरे न्याय योग्य होते हैं, ठीक है। यानी कि मौलिक कर्तव्य, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊं, जैसे जो भी हमारे राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, अपने देश की सेवा के लिए हम तत्पर रहते हैं। ये थोड़े बेसिक से पॉइंट है जो हमारे ड्यूटीज़ में आते हैं। लेकिन आप किसी को ये सब करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो। ये तो अंदर से ही कुछ फीलिंग्स होती हैं अपने देश के प्रति, जो लोगों को एक तरीके से इंस्पायर करती हैं अपने देश के प्रति काम करने के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए काम करने के लिए। तो ये ड्यूटीज़ होती हैं। देखिए, जब भी भारतीय संविधान जब स्टार्टिंग में बनाया गया था, तो उस समय कुछ ड्यूटीज़ को, इस तरह की जो ड्यूटीज़ थी, हमारे जो कर्तव्य थे, उनका कोई भी एक्सप्लेन वहाँ पे नहीं किया गया था। लेकिन सन 1976 में संविधान में कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ संशोधन हुए, तो उसमें ये फील किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार तो हैं, बट इसके साथ साथ लोगों के पास, यानी कि हम सब के पास कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। उन ड्यूटीज़ में हमारे वो सारे मतलब जो कर्तव्य है, वो हमारे देश के प्रति हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके बाद 1976 में इन सभी ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। इसीलिए संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, यानी कि 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के भाग जो भाग 4 है उसमें यानी कि फर्स्ट जो भाग 1 है वो जोड़ा गया, और जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ। तो शुरू में तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनकी संख्या थी 10, लेकिन इसके बाद 2002 में एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ दिया गया, और इस तरीके से अब कुल मिलाकर के जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो मूल हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो मेन ड्यूटीज़ जिनको हम कहते हैं अपने लिए, सभी सिटीजन्स के लिए, वो कुल मिलाकर के अब 11 हो गई है। और इसको आर्टिकल 51 के भाग क में इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 51 में हम अपने मूल कर्तव्यों को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों और उसके संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा, ये उसकी ड्यूटीज़ होगी कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, यानी कि जो भी उसके आइडियल हैं, जो भी उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड राष्ट्रध्वज है, यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रगान है, उन सब का आदर करे, उनका सबका सम्मान करे। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम अपने हृदय में संजो कर रखें, उनका पालन करें। यानी कि जिन की वजह से आज हमें इंडिपेंडेंसी मिली है, आज हम हर तरीके से खुले रूप से हम घूम सकते हैं, अपने देश को अपना देश बोल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने वाले कुछ हमारे आदर्श हैं। जैसे आदर्श से मतलब फ्रीडम फाइटर्स हो गए, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, भगत सिंह की बात करें, सुखदेव की बात करें, और ओवरऑल जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम उन सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ, देखिए, हर एक जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे, कुछ पॉजिटिव भी थे, बट पॉजिटिव ज़्यादा थे, नेगेटिव कुछ ही थे। उन नेगेटिव पॉइंट को कुछ लोग सबसे सुप्रीम मान करके उनकी पॉजिटिव बातों को रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हर एक इंसान का चाहे 1% कॉन्ट्रीब्यूशन हो, उन सबका पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के लिए था, जिसके बेस पर आज हमें इंडिपेंडेंसी मिली है और हम कह सकते हैं कि ये हमारा इंडिया है और हम यहाँ के सिटीजन्स हैं।
और ये सभी अधिकार जो हमें मिले हुए हैं। तो हमारा दूसरा कर्तव्य यही हो जाता है कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है उनके जो इंस्पिरेशन देने वाले जो आदर्श हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। तीसरा है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। देखिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है, यह उसकी ड्यूटी है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, ना कि वो उसको कास्ट सिस्टम में उसको डाइवर्ट कर दे। यानी कि हर एक इंसान, आपने देखा होगा, हर एक इंसान अपने आप को कास्ट से रिलेट करता है, हर दूसरा इंसान अपने आप को कास्ट से ही इंट्रोड्यूस कराता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हमारी ड्यूटीज़ हो जाती है कि हम अपने आप को इंडियंस की तरह अपने आप को प्रमोट करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो हमारा जो ड्यूटीज़ हो जाती है वो यही है कि भारत की एकता, इक्वेलिटी जिसमें है उसको बनाए रखे, अखंडता की रक्षा करें और संप्रभुता की रक्षा करें। और इसे भारतीय नागरिकों के सबसे सुप्रीम जो हमारी ड्यूटीज़ है उसमें इसको रखा गया है। फिर फोर्थ आता है कि देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करना। देखिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इमरजेंसी आती है तो हमारी जो मिलिट्री फोर्स है वो ही काम करेगी। नहीं, अगर हम सबकी भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी ये ड्यूटीज़ है कि हम उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, अपने देश की रक्षा करें। नेक्स्ट इसमें कि भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। यानी कि भारत के सभी लोगों में समरसता का मतलब होता है समानता, इक्वेलिटी, और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण होना चाहिए। यानी कि जो भाईचारा है, लोगों के आपस में जो भी रिलेशन है, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, किसी भी रिलीजन से है, डजेंट मैटर, बट उनके अंदर एक भाईचारे वाली जो भावना, एक दूसरे को हेल्प करने वाली जो भावना है वो बनी रहनी चाहिए। जो भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर कोई भी इसमें भेदभाव ना किया जाए। यानी कि वो किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, वो किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ ही वो किस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, किस वर्ग से वो अपने आप को वहाँ पे रखते हैं, इन सब से अलग उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करना चाहिए हमें। ऐसी प्रथाओं, ऐसी मतलब जो भी अंधविश्वास है, ऐसे को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए जहाँ पर स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि अगर आपके घर में जो भी वुमेन्स हैं या आपके आस पड़ोस में, इस सोसाइटी में, प्रॉपर रूप से इस पूरी कंट्री में वुमेन है, उनकी रेस्पेक्ट करना एक ड्यूटीज़ की तरह होती है, एक हमारा कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। यानी कि हमें अपनी जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अदर्स की जो कल्चर है, जैसे हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो 50-60% यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। उनके रहन सहन में, उनके पहनावे में ना प्रॉपर रूप से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो वेस्टर्न कल्चर की तरह ही हो गया है। लेकिन ज़रूरी है कि हम उसको तो अडॉप्ट कर ही रहे हैं, बट अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सिविलाइजेशन है, अपना जो कल्चर है, उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। उसके पूरी तरीके से उसको संरक्षित रखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे कि किसी भी देश की अगर संस्कृति ख़त्म हो जाती है किसी बाहर की संस्कृति को अडॉप्ट करने के बाद में, तो वो इनडायरेक्टली ही दूसरों को इनवाइट करता है अपने ऊपर डोमिनेट करने के लिए। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ हो जाती है कि भारत में जो हमारा जो कल्चर है, जो इंडिया का कल्चर है, वही हमारी ग्रोथ का एक बेस माना जाता है, एक नींव मानी जाती है। तो हम सभी का ये कर्तव्य हो जाता है कि उसकी रक्षा करें। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। देखिए, प्रत्येक नागरिक का, हर एक नागरिक का, आपका, मेरा, हम सब का, जितने भी इंडियंस में जितने भी इंडियंस हैं, उन सब का ये ड्यूटीज़ है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव भी आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, उनको सुरक्षित करके रखें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम एक दूसरे के प्रति अगर हेल्प वाली जो फीलिंग्स है वो बनाए रखेंगे तो हर एक सिचुएशंस में हम अपनी कंट्री को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसके बिल्कुल अपोजिट रहेंगे, एक दूसरे को मारने, काटने या वॉयलेंस एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे, तो हर एक अच्छे से अच्छा कंट्री भी डाउन कंडीशन में आ जाता है। तो हमारा एक मेन जो ड्यूटीज़ है वो ये भी हो जाती है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने वन्य जीव को भी प्रोटेक्ट करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक देश के लिए।
फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास, यानी कि साइंटिफिक डायरेक्शन, ह्यूमैनिटिज्म और जो नॉलेजेबल है उसको हम डेवलप करना है हमें। हर एक नागरिक का, सबका ये ड्यूटीज़ हो जाती है, सबका ये कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जिस चीज़ में लॉजिक है सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करे, उसी को अडॉप्ट करे, उसी में विश्वास रखें। देखिए, जिस चीज़ में तर्क होता है, जिस चीज़ में लॉजिक होता है वो ही समझ में आती हैं, बाकी इलॉजिकल चीज़ों को आप अपने अंदर बिल्कुल भी जगह ना दें। इलॉजिकल चीज़ें मतलब अगर आपको कोई कोई कुछ भी कहता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, यानी कि अगर आप कोई भी रिंग्स अडॉप्ट करते हो, अपने फिंगर में कोई भी रिंग डालते हो और कोई ये कह देता है कि इस रिंग को पहनने के बाद में आपको जॉब मिल जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, मतलब इसी तरह की कुछ ऊट पटांग जो बातें होती हैं, अगर वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो और उसको फॉलो करते हो तो आप प्रॉपर रूप से साइंटिफिक डायरेक्शन से बिल्कुल भी मतलब उससे रिलेट नहीं करते हो, आप अंधविश्वासों में बिलीव करते हो, आप उनमें अपने आप को रख, तो आपको ऐसा नहीं करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ में लॉजिक है, जिसका तर्क होता है, प्रूफली उन चीज़ों को यकीन करना, उन चीज़ों पे बिलीव करना, और यही होता है एक समाज को डेवलप कंडीशन में ले जाना। और अगर देश को एक ग्रोथ लानी है तो साइंटिफिक जो डायरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। अंबेडकर हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए और बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने साइंटिफिक डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। उसको एक्सेप्ट करने के वो लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास, रूढ़िवादिता को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने रेनेसां यानी कि जो इनलाइटमेंट का जो पीरियड है वो वहाँ से स्टार्ट होता है, राजा राम मोहन राय से। उन्होंने बहुत सारी प्रथाओं पर काम किया, कैंपेन चला, सती प्रथा को ख़त्म किया। तो यही होता है एक साइंटिफिक डायरेक्शन को जब हम ग्रोथ पे लाते हैं तो बहुत सारी प्रथाएं अपने आप ही फिनिश हो जाती हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, यानी कि हर एक नागरिक का एक यह ड्यूटीज़ हो जाती है कि वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कंप्लीटली रूप से उसको प्रोटेक्ट करे और जो वॉयलेंट एक्टिविटी हमेशा उससे दूर रहे। यानी कि हमें हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है तो आप उसको डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हो, डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारी ये ड्यूटीज़ होती है, हमारी आपकी और हम सब इंडियंस की ये ड्यूटीज़ है कि प्रॉपर रूप से हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, कुछ भी वॉयलेंट एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, यानी कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक तो या तो इंडिविजुअल तरीके से यानी कि खुद अपने लेवल पर या फिर ग्रुप में एक्टिविटी के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि अगर उसकी कुछ भी स्किल है, पढ़ाने की है, साइंटिफिक कोई स्किल है या टेक्निकल कोई भी स्किल है, कुछ भी हैंडीक्राफ्ट की कोई स्किल है, या तो वो खुद से ही उस स्किल को अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करे। और अगर उसे मौका मिलता है कुछ लोगों के साथ काम करने का, अपने स्किल को ग्रो करने का, तो वो ऐसा करके अपने जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकता है, और जिससे राष्ट्र निरंतर एक प्रगति अचीव कर सकता है, एक ग्रोथ अचीव कर सकता है। क्योंकि हर एक इंसान में देखिए कुछ ना कुछ स्किल्स होती है, अगर वो लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है तो उस स्किल का प्रयोग करके वो अपने आप को तो ग्रोथ करता ही है, साथ में जो भी उस स्किल के बेस पर वो इनोवेशन करता है, जो भी वो प्रयास करता है उसमें सक्सेस होता है, तो वो सोसाइटी पर भी उतना ही इम्फेक्ट डालती है। उसके साथ साथ सोसाइटी पर प्रभावित जो चीज़ें होती हैं वो इनडायरेक्टली पूरे देश पर प्रभावित होती है। तो यानी कि हमें व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली और ग्रुप में भी कुछ इस तरीके के काम करते रहना चाहिए, ये हमारी कुछ कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो उसमें ऐड किया गया था अमेंडमेंट के दौरान कि 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था, और वो ये है कि प्रत्येक पेरेंट्स को जो अपनी संतान को अपने निगरानी में पल रहे हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी अवसर प्रदान करेंगे। यानी कि ये उन पेरेंट्स की ड्यूटीज़ होती है कि वो अपने 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, उनको प्रोवाइड कराएं। और ये इस ड्यूटीज़ के रहते आप उन अधिकारों से अपने बच्चों को वंचित नहीं कर सकते। और ये जो 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये देखिए फंडामेंटल राइट्स में भी है। फंडामेंटल राइट्स में है कि इक्वल राइट टू एजुकेशन, यानी कि हमें अधिकार है
एजुकेशन अचीव करने का, और 6 से 14 साल तक के बच्चों को पूरा प्रॉपर रूप से ये राइट्स होता है। उनसे अधिकार यानी कि शिक्षा का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, कोई राज्य नहीं छीन सकता, और माँ बाप ना छीने तो इसके लिए उनके कुछ मौलिक ड्यूटीज़, जो मोरल ड्यूटीज़ हैं, उनमें इसको ऐड कर दिया गया है। यानी कि हम मौलिक कर्तव्य में इसको पढ़ते हैं, और डीपीएसपी में भी इसको पढ़ा जाता है थोड़ा अलग करके। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनमें इसको पढ़ा जाता है एक तरीके से कि राज्य का ये अधिकार हो जाता है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराए। आई होप सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और अगर इसी तरह के कुछ और भी आप टॉपिक अपने क्लियर आउट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।